क्या आपको लगता है जिस तरह से आपने अपना रोड मैप किसानों को लेकर तैयार करा है, उसमें कर्ज के जाल में आने वाले भविष्य में किसान नहीं अब फंसा? देखिए, कल हमारी सरकार ने जो कल निर्णय लिया है, इलेक्शन के पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी ने कल निर्णय लिया है, इलेक्शन के पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी ने जिस लोक कल्याण संकल्प पत्र को बनाने का निर्देश दिया था और उनके निर्देशन में जो लोक कल्याण संकल्प पत्र यानी इलेक्शन मैनिफेस्टो हमारा बना था, उस इलेक्शन मैनिफेस्टो के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी की जो चिंता हमेशा रही है, इस देश का अन्नदाता किसान वो कैसे खुशहाल हो, कैसे इस देश के अंदर किसानों की आत्महत्याओं की जो एक लंबा सिलसिला चला है उसको कैसे ब्रेक लगाया जाए, वह हम सबके सामने एक चुनौती थी। और उस दृष्टि से हम लोगों ने कई स्तर पर विचार विमर्श करके हमारे सामने दोनों प्रकार की चीजें थी। एक, किसान को राहत देना, अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो के अनुसार अपने वायदों को पूरा करना, दूसरी तरफ राजकोष पर भी उसका असर न पड़े, हमारे सामान्य कार्यक्रम भी जो प्रदेश के अंदर विकास और डेवलपमेंट की जो हमारी परिकल्पना है उस पर इसका कोई प्रभाव न पड़े। इन दोनों में संतुलन बनाना हमारे लिए एक चैलेंज था और उस दृष्टि से कल हम लोगों ने एक निर्णय लिया है। मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा थी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसके बारे में चुनाव के पहले जो कहा था, पार्टी की बनी सरकार ने उस वायदे को पूरा किया है और अन्नदाता किसानों को अपनी श्रद्धा व्यक्त की, उनके प्रति सम्मान व्यक्त किया है। सरकारी शिक्षा की गुणवत्ता, उस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी यहां तक कहा था, आपको याद होगा कुछ समय पहले। हाँ, अधिकारी अपने बच्चों को भेजे उन स्कूल में, बिल्कुल बिल्कुल, नेताओं के बारे में कहा था। तो उस दिशा में आप लोग क्या करने वाले हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक शिक्षा का स्तर किसी राज्य का बेहतर नहीं होगा, सरकारों ने अभी तक उस पर काम किया नहीं, ऐसा लगता है। देखिए, हम लोग इसमें काम करेंगे। हम लोगों ने विभिन्न मंत्रालयों में उनको एक काम दिया है और वो कार्य है कि वे अपना प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करें मंत्री परिषद के सामने। क्योंकि कैबिनेट से एक दिन पहले आप रात को 12:30 बजे तक आपने मीटिंग अटेंड की। करेंगे ना। देखिए, मैंने पहले इस बात को कहा है, हम यहां बैठने के लिए नहीं आए हैं। सत्ता हमारे लिए मौज मस्ती का अड्डा नहीं है, ये हमारे लिए एक साधना है। और उस दृष्टि से मैंने प्रत्येक मंत्रालय से इस बात के लिए आग्रह किया है कि देखिए भाई, हम लोग कुछ जानते नहीं हैं, हम लोग तो सीखने आए हैं और फिर जो प्रदेश के हित में होगा उसको लागू करने के लिए आए हैं। हम यहां पे परमानेंट रहने के लिए भी नहीं आए हैं। एक समय तक काम करेंगे, काम करने के बाद फिर अपना रास्ता निकाल लेंगे, लेकिन जितने दिन रहेंगे प्रभावी ढंग से काम करेंगे और हमारे साथ काम करना होगा। प्रेजेंटेशन हम लोगों ने लेना प्रारंभ किया है और उस क्रम में सबसे पहले मैंने शिक्षा को ही चुना है। और मुझे विश्वास है कि हम जब नया सत्र प्रारंभ हो रहा है, इस नए सत्र में सब चीजें दिखेंगी और सबको एक 90 दिन का काम दे दिया गया है कि 90 दिन के अंदर आप इसको करिए, 100 दिन की अपने उपलब्धियों को फिर मेरे सामने प्रस्तुत करिए। जब आपने नकल की बात की, आपने शिक्षा में गुणवत्ता के सुधार की बात की, तो शिक्षकों की नियुक्ति आती है। कानून व्यवस्था की बात की तो पुलिस में नियुक्तियों की बात आती है, जिसको लेकर एक लंबे समय से विवाद चला आ रहा है और माना गया है कि इन तमाम नियुक्तियों का भी राजनीतिकरण हुआ है, पिछली सरकारों ने किया है। क्या एक भय का माहौल बनाया जा रहा है इसे लेकर, या कानून व्यवस्था सही तरीके से चले, उसके जो दिशा निर्देश हैं उनको पालन किया जाए, इस पे ज्यादा तवज्जो है? देखिए, कानून का राज हो, ये हमारी प्राथमिकता है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति आम जनमानस का जो अपनी जातीय दीवारों को तोड़ करके लोगों ने उससे बाहर निकल कर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया, तो इसीलिए दिया है कि कानून का राज स्थापित हो सके। और हमने इसी बात को कहा कि कानून से बड़ा कोई नहीं, मैं भी अगर कानून का उल्लंघन करूंगा तो उस कटघरे में खड़ा होऊंगा, लेकिन कानून का राज स्थापित करने के लिए हम कृत संकल्पित हैं।
हम लोग शिक्षकों की भर्ती भी पारदर्शी ढंग से करने जा रहे हैं। पुलिस में आधे जगह खाली पड़ी हुई हैं, एकदम पारदर्शी व्यवस्था के साथ हम पुलिस की भर्तियां करेंगे। जिन मसलों पर अभी तक हमने बात की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पूरा चुनाव मैंने इस समय कवर भी करा है। इसमें जो गन्ना किसानों की जो समस्या है, कैबिनेट हुई, उसमें किसानों की ऋण माफी हुई, लघु सीमांत किसानों को आपने बड़ी राहत दी है। गन्ना किसानों का जो बकाया है चीनी मिलों पर, देखिए हम लोग इस पर निर्णय कर चुके हैं और मुझे लगता है कि आवश्यकता पड़ेगी तो अगले कैबिनेट में हम लोग कुछ नई चीनी मिलों के साथ उत्तर प्रदेश में आएंगे। हम लोगों ने इस बात को तय कर दिया है कि जिन किसानों ने करंट ईयर का गन्ना चीनी मिलों में भेजा है, 15 दिन के अंदर उनका भुगतान हो जाना चाहिए। जिनका उससे पहले का बकाया है, यानी इसमें यहां पे 14-15 का बकाया है, 15-16 का बकाया है, 16-17 का चल रहा है भी। ये पूरा एक कुचक्र बन गया है जिसमें किसान फंस गया है। बहुत बकाया किसानों का है। हम लोगों ने इस बात को कह दिया है कि 14-15 का जो बकाया है, 15-16 का बकाया है, इसको 2 महीने के अंदर भुगतान कर दिया जाए। और नहीं तो केवल पर चीनी मिल के प्रबंधन ही नहीं, मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, आरसीएम जारी करेंगे और आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे। हम लोगों ने इस काम को यहां पे लागू किया और मैं आपको मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोगों ने 5000 सेंटर खोले हैं किसानों के लिए। हम लोगों ने कहा कि हर जगह कहीं भी वो जहां गेहूं अपना बेचना चाहता है, अपना आधार कार्ड लेकर के जाएं, अपना जोत बही लेकर के जाएं, आपका गेहूं वहां पर लोग खरीदेंगे। किसानों को बैठने की व्यवस्था रहेगी, सब कुछ वहां पे व्यवस्था किसानों के लिए रहेगी। और पर कुंटल 10 रुपए का अतिरिक्त हम उसको देंगे, पर कुंटल 10 रुपए अतिरिक्त किसानों को हम देंगे। बहुत सारे लोग आए कि साहब इसको पहले की तरह आड़तियों के माध्यम से, दलालों के माध्यम से खरीदी। हमने कहा भी ये नहीं होगा, किसानों को देना। प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता किसान है, हम किसान को आधार मान करके कार्रवाई कर रहे हैं। और 5 लाख टन से हम लोगों ने बढ़ाकर के सीधे उसको पहले चरण में 40 लाख टन खरीदने जा रहे हैं, इसको बढ़ाकर के 80 लाख टन तक हम करेंगे। और अभी गेहूं की फसल मार्केट में आई नहीं कि 1700 रुपए किसानों को सीधे सीधे मार्केट में मिलना प्रारंभ हो गया है। हमने कहा भी किसानों को जहां से लाभ मिले, किसान वहां देने के लिए स्वतंत्र है, हम उसको बाध्य नहीं करेंगे। लेकिन अगर उसका कोई नहीं खरीदेगा, हम उसका गेहूं खरीदेंगे। इस चुनाव में जो प्रचंड बहुमत था, लगातार बात हो रही थी विमुद्रीकरण जब से ऐलान हुआ उसके बाद से कि विमुद्रीकरण का एक भय है, एक लोग परेशान है। लेकिन ये जो प्रचंड बहुमत है, आप मानते हैं कि इसने पारदर्शिता का जो नया पैमाना तय करा, उसके भी पक्ष में ये प्रचंड बहुमत? मोदी जी का देश का प्रधानमंत्री बनना भारत में एक नए युग का सूत्रपात है। और उन्होंने पहले दिन से जिस प्रकार की योजनाओं को क्रियान्वित करना प्रारंभ किया और जिस मजबूती के साथ, जिस दृढ़ता के साथ उन्होंने निर्णय लेना प्रारंभ किया। 3 वर्ष हो जाएंगे 26 मई को माननीय प्रधानमंत्री जी के शपथ लिए मोदी जी के प्रधानमंत्री बने हुए। इन 3 वर्षों में 60 से अधिक ऐसी कल्याणकारी योजनाएं उन्होंने लागू की पूरे देश में, जो इस समाज का अंतिम पायदान का व्यक्ति जिससे लाभान्वित होता है, वह अपने आप में मुझे लगता है कि हम लोगों के लिए एक पाथेय है, हम लोगों का एक मार्गदर्शन उससे प्रारंभ होता है। स्वाभाविक रूप से इन सब योजनाओं को आगे बढ़ाने, इन योजनाओं से प्रेरणा लेकर के कार्य करने की आवश्यकता है। सारी चीजें आपको आगे दिखाई देंगी, कहीं कोई समस्या नहीं है। और मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश मोदी जी के निर्देशन में केंद्र सरकार जिस तरीके से कार्य कर रही है, उसके आधार पर हम कार्य करेंगे। बहुत सारी योजनाओं को हम लोग बहुत शीघ्र यहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर लागू करने वाले हैं। आप देखेंगे कि यहां पर एक आमूलचूल परिवर्तन दिखाई देगा। हम लोगों ने निर्णय किया है अभी। आप सोचिए कि पिछले 10 सालों से, 12 सालों से यहां की सड़कें नहीं बनी है। उत्तर प्रदेश किस बात की, उत्तर प्रदेश के बारे में क्या सुना जाता था कि उत्तर प्रदेश के बारे में ये मान्यता थी कि आप मध्य प्रदेश से चले आइए, आप हरियाणा से चले आइए, या आप कहीं और जगह से उत्तर प्रदेश में आएंगे तो उत्तर प्रदेश की सीमाएं कहां से प्रारंभ होती है? जहां से सड़कें गड्ढे युक्त हों, जहां रात्रि में शाम को चले, जहां बिजली, जहां अंधेरा हो जाए, वहां से उत्तर प्रदेश समझ लीजिए आ जाए। हम इस मिथक को बदलेंगे
और हम लोगों ने कह दिया कि 15 जून तक उत्तर प्रदेश की कोई भी सड़क में गड्ढा नहीं मिलना चाहिए। काम प्रारंभ हो चुका है और 15 जून के बाद आप देखेंगे उत्तर प्रदेश गड्ढा मुक्त सड़कों का प्रदेश होगा। 15 जून से पहले हम लोग निर्णय लेने वाले हैं कि केवल जो वीआईपी जिले हैं उन्हीं में ही 24 घंटे बिजली नहीं मिलेगी। प्रदेश के सभी जिलों में 24 घंटे बिजली हम देने की कार्रवाई करने जा रहे हैं। प्राथमिक, सामुदायिक और जिला चिकित्सालयों में चिकित्सकों की उपस्थिति और दवाओं की उपलब्धता होनी चाहिए। एक दूसरा, प्रधानमंत्री जी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी। इंसेफ्लाइटिस और अन्य विषाणु जनित जितनी बीमारियां हैं, वेक्टर बॉर्न डिजीज जितनी हैं, इन सब को प्रभावी अंकुश लगाने के लिए आपके लिए आवश्यक है कि आप साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और उस दिशा में हम लोगों ने एक प्रयास प्रारंभ किया है। आपको याद होगा कि जिस दिन मैं पहले दिन ही अपने सचिवालय जा रहा था बैठने के लिए, तो मुझे जगह जगह पान थूक करके उसके वो दिखाई दिए। तो मैंने कहा इस बिल्डिंग में बैठेंगे कैसे हम लोग। 5 मंजिली बिल्डिंग थी, तो मैंने चीफ सेक्रेटरी से भी कहा और अन्य लोगों से भी कहा, मैंने कहा देखो बैठने के लिए नहीं आया हूं मैं यहाँ पे, मुझे पहले बताइए तो मुझे जहां काम करना है, इन लोगों किन लोगों के साथ काम करना, मुझे वहीं दिखवा दीजिए। कभी कोई गया नहीं था, धूल सना हुआ था, जाले लगे हुए थे, पान खाके थूका हुआ था, फाइलों के ढेर लगे हुए थे। हम लोगों ने कहा ऐसे में व्यवस्थाएं नहीं चलेंगी, पहले सफाई करो, जो आवश्यक है उसको रखो, कूड़े को बाहर फेंको, धूल साफ करो। जो हमारे कर्मचारी यहां रहेंगे, अधिकारी रहेंगे, सब बीमार हो जाएंगे, दमा के पेशेंट हो जाएंगे। प्रदेश सरकार के पास इतना पैसा नहीं कि अपने प्रत्येक कर्मचारी की दमा और टीबी का उपचार कराए। हम इस पैसे को गरीबों को देंगे, ये सब फालतू साफ करिए। पूरे स्वच्छता अभियान हम लोगों ने हर जगह प्रारंभ किया है। कार्य समयबद्ध हो, गुणवत्ता से युक्त हो, इसके निर्देश जारी किए गए हैं। हम लोगों ने इस बात को भी सुनिश्चित किया है कि फाइल इंडेक्स आप लागू करिए। ये फाइल कब किस अधिकारी के पास जा रही है, कब उसने साइन किए हैं और कब फिर वहां से दूसरे टेबल में गई है, हर एक पे साइन करके बताएं। मैं केवल ये जानना चाहूंगा कि 1 सप्ताह से अधिक कोई फाइल किसी टेबल में क्यों है। हम सिटीजन चार्टर लागू करने जा रहे हैं, सख्ती के साथ इसका पालन प्रदेश में कराएंगे। चुनाव में जो मुद्दे रहे खास, जिसमें कानून व्यवस्था थी, कानून व्यवस्था को लेकर आपने चुनाव के दौरान कहा कि एंटी रोमियो स्क्वाड बनेगा। एंटी रोमियो स्क्वाड बना, वो काम कर रहा है और जनता की भी उसमें सहमति दिखाई दे रही है, क्योंकि सीधे सीधे ये महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा मसला था। एक सुझाव ये भी लोगों का आता है कि एंटी रोमियो स्क्वाड को कहे जाने, रोमियो जूलियट, लैला मजनू, इस तरह के जो ये प्रसंग रहे ये उससे जुड़े हुए हैं, तो क्यों ना इसे एक महिला सुरक्षा दस्ता के नाम से ही जाना जाए। नाम से आपत्ति है, साथ ही साथ इसको एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई। देखिए, हमने कहा ना कि रोमियो की कोई जाति भी नहीं थे, उसका कोई संप्रदाय भी नहीं था। दूसरा ये है कि नाम वह हो जो हिट करता हो। हमारे लिए महत्वपूर्ण यह है कि हमारी बेटियां, हमारी माताएं सुरक्षित रह सके। मेरी पार्टी ने मुझे अवसर दिया है और हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में यह था, हम लोगों ने कहा कि नहीं, हम इसको लागू करेंगे, क्योंकि बालिकाओं की सुरक्षा का मामला, एक आधी आबादी की सुरक्षा का मामला है। हम ऐसा वातावरण देना चाहते हैं कि रात्रि के अंधेरे में कोई बालिका कहीं से आ रही है, अपने घर जाना चाहती है, तो बेझिझक, निसंकोच और बिना डर के वो अपने घर जा सके, ऐसा वातावरण हम लोग देंगे। और स्पष्ट गाइडलाइन है कि एक लड़का लड़की चल रही है, वो भाई बहन भी हो सकती हैं, मित्र भी हो सकते हैं, आप उनको नहीं छेड़ेंगे, जो छेड़ेगा कार्रवाई होगी। ये आपने अपनी गाइडलाइन एकदम हम लोगों ने सारी गाइडलाइन को उपलब्ध करा दी है। लेकिन अगर कोई बालिका अकेले चल रही है और अगर किसी ने छेड़खानी करने का प्रयास किया, तो फिर कानून उसमें फिर किसी को बख्शे ना। कोई मां बेटी जा रही है, किसी कुछ सोहदों ने छेड़ने का दुस्साहस किया, अपराधियों ने कुछ दुस्साहसिक प्रयास किया, तो कानून फिर उस पर अपना कार्रवाई प्रारंभ करे। उत्तर प्रदेश की जनता को कहा कि आप दंगा मुक्त राज्य देंगे। मैंने सभी जिलाधिकारियों से, सभी पुलिस अधीक्षकों से एक बात कही है, कहीं कोई बात होती है तो केवल अपने सबऑर्डिनेट के भरोसे मत रहिए, सीधे संवाद करिए। कहीं कोई समस्या होती तत्काल कार्रवाई करिए, और इसके बावजूद भी अगर कहीं कोई ऐसी स्थिति पैदा होगी, देखिए प्रदेश दंगा मुक्त होगा, गुंडा राज से मुक्त होगा, प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति स्थापित होगी
और इसके लिए जो भी कदम उठाने पड़ेंगे हम लोग उसको उठाएंगे। हम लोग पिछले उन सभी उसका भी समीक्षा करेंगे कि कहां पर क्या हुआ है, और उसके बाद अगर कहीं अन्याय हुआ तो उसका परिमार्जन भी करेंगे। लेकिन हम प्रदेश में किसी को भी चेहरा देख करके जाति मत मजहब के आधार पर कार्रवाई करने की इजाजत नहीं देंगे। उसके लिए पुलिस बनी है, उसके लिए प्रशासन है, प्रशासन ही कार्रवाई करेगा, कानून उसी के माध्यम से लागू होगा। कोई पार्टी या कोई व्यक्ति या कोई चेहरे इस प्रकार की कार्रवाई करने की इजाजत किसी को नहीं देगी, जो पूर्ववर्ती सरकार करती रही है। पापा, आप रोज 1 घंटा स्कूटर चलाते हो? कोई पार्टी या कोई व्यक्ति या कोई चेहरे इस प्रकार की कार्रवाई करने की इजाजत किसी को नहीं देगी, जो पूर्ववर्ती सरकार करती रही है।